नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सियासी समर में पार्टियों की जोर आजमाइश तो लगातार जारी है, लेकिन चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद गिरता वोटिंग परसेंटेज कई सवाल भी खड़े कर देता है। कुछ लोग कम वोटिंग को एंटी इनकम्बेंसी के साथ भी जोड़कर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कम वोटिंग से सत्ताधारी पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि चौथे चरण के चुनाव में पहले 3 चरणों के मुकाबले मतदान की रफ्तार सुधरी जरूर है, लेकिन अगर 2019 के मुकाबले की तुलना करें तो अभी भी वोटिंग प्रतिशत कम है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी फाइनल आंकड़ों का लगातार इंतजार है। अगर चुनाव में कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान का प्रतिशत घट गया है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 सीटों में 2024 में आंकड़ा कहां रहा, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 76.50% का मतदान 25 सीटों में हुआ है। इसके साथ बिहार का अगर जिक्र करें तो बिहार में 57.06% का मतदान हुआ है 2024 में। और अगर हम जम्मू कश्मीर की एक सीट का जिक्र करें तो 2024 में 37.98% का मतदान हुआ, जो कि 19 में इसका लगभग 3 गुना कम था। झारखंड में 2024 में 65.2% का मतदान 4 सीटों में हुआ है, जो कि 2019 में थोड़ा ज्यादा था। मध्य प्रदेश की 8 सीटों में जो अभी मतदान हुआ वो 70.98% हुआ है। इसके साथ ही अगर 2019 का जिक्र करें तो 75.74% का मतदान हुआ। महाराष्ट्र में वहीं लगातार मतदान पहले तो कम रहा, लेकिन फिर काफी सुधार दर्ज किया गया और 2024 में 59.64% का मतदान हुआ। ओडिशा में 73.97% का मतदान, जो कि पिछली बार से थोड़ा कम है। अगर तेलंगाना का जिक्र करें 2024 में 64.74% का मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। 2% का यहां पर उछाल दर्ज किया गया है। और अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 13 सीटों में 2024 में 58.05% का मतदान हुआ, जो कि 2019 के लगभग बराबर कहा जा सकता है। 1% में कुछ कम के आंकड़े यहां पर जुड़ जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर हालांकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी 2% कम है। और अगर 4 चरण में हम वोटिंग को देखें, 2024 में पहले चरण में 66% का मतदान हुआ था, लेकिन 19 में इससे ज्यादा हुआ था, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 3% कम है। 2024 में दूसरे चरण में 66% का मतदान हुआ, जो कि 2019 में 4% ज्यादा था। अगर तीसरे चरण का जिक्र करें तो 65% का मतदान हुआ, लेकिन 19 में यह भी ज्यादा था, 1% ज्यादा था। और 2024 में 67% का मतदान हुआ, जो कि 2019 से कम है। यानी लगातार चारों चरण के अगर आप समीकरणों को देखें तो निश्चित तौर पर हर बार कमी आपको नजर आएगी। और इससे बिल्कुल साफ तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इस बार भले ही यह कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने काफी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन तैयारी ये कहीं ना कहीं कम आपको जरूर नजर आएगी अगर आप इन आंकड़ों को ग्राफिक्स में देखेंगे। अब आइए आपको चौथे चरण में यूपी में वोटिंग को हम एक बार समझा देते हैं कि आखिर यहां पर वोटिंग का जो पैटर्न था वो क्या रहा। कुल सीटों की बात की जाए तो 13 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ, और अगर बात की जाए वोटिंग की तो 58.05% का यहां पर मतदान हुआ है। चौथे चरण में यूपी में वोटिंग अगर देखें तो खीरी में सबसे ज्यादा 64.73% का मतदान हुआ है। तो ये खीरी के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप कानपुर का देखें तो कानपुर में 53.06% का मतदान, और अगर आप देखें शाहजहांपुर का तो 53.24%, जो कि पिछली बार से कम है। यानी 2019 के मुकाबले कहीं ना कहीं जो वोटिंग का प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप धौरहरा की सीट को देखें तो 64.45%, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा कम है। हालांकि अंतर दशमलव में है, लेकिन अंतर फिर भी कम की तरफ इशारा कर रहा है। सीतापुर का जिक्र करें 61% का यहां पर मतदान इस बार दर्ज किया गया। हरदोई का जिक्र करें 57.57% का मतदान, जो कि पिछली बार से 1% कम है। तो कहीं ना कहीं मिश्रिक की सीट का भी कुछ ऐसा ही संकेत है। 2019 से ये 2% कम 55.79% का मतदान दर्ज हुआ। उन्नाव का जिक्र करें तो उन्नाव में 56% का मतदान हुआ था, जो कि इस बार 1% कमी के साथ 55 पर ही ठहर गया। फर्रुखाबाद का जिक्र करें तो 58.72% का मतदान, और वो निश्चित तौर पर कम की ओर इशारा करता हुआ। इटावा में भी ठीक ऐसी परिस्थिति है। अगर आप देखें पिछली बार 58% का मतदान, इस बार 2024 के साल में यानी 5 साल बाद जहां उछाल आनी चाहिए थी 2% कम हो गया। कन्नौज में भी थोड़ा सा उछाल दर्ज किया गया, क्योंकि प्रत्याशी अलग है। कन्नौज में इस बार अखिलेश यादव, और इसलिए 1% यहां पर कहीं ना कहीं बढ़त कन्नौज ने दर्ज कराई है। अकबरपुर में पिछली बार से 1% कम, यानी केवल
57%। अगर आप बहराइच का जिक्र करें, पिछली बार 57 था, इस बार भी 57 है। कुछ दशमलव में ऊपर नीचे का हेर फेर यहां पर दर्ज हुआ है। अगर शाहजहांपुर की सीट का जिक्र करें तो 56 पिछली बार था, इस बार केवल 53, यानी 3% आप नीचे चले गए। इसके साथ खीरी का जिक्र करें, 64% पिछली बार भी था, इस बार 0.73%, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो कुल मिला के इन तमाम सीटों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव नजर आएगा। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक यहां पर जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तो एक बार जो हमने तमाम ये आंकड़े दिखाए अनिल जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर 2019 के हिसाब से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो लगातार बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई वोटों में उछाल दर्ज किया गया, इस बार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये इशारा तो कमी की तरफ ही है कि लोग घरों से इस बार ज्यादा नहीं निकले। तो इसके पीछे की क्या वजह रह सकती हैं? और अगर ये मतदान प्रतिशत कम है तो क्या ये किसी तरफ इशारा कर रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा, या लोग मुद्दों को लेकर उतने ज्यादा आश्वस्त नहीं रह पाए, लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं रहा? आपको इसमें क्या कुछ कारण नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल आलोक, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जिस ढंग से हम आगे शिक्षित होते जा रहे हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा महापर्व और वोटों के अधिकार को, चूंकि अब सब समझने लगे हैं कि हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, सरकार बनती है, हमारा भविष्य इसी पे है, लेकिन उसके बावजूद वोट परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। ये निश्चित चिंता का विषय है और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों को या राजनेताओं को चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो हम लोग को समझ में आता है उसका कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, उसमें कोई एक पार्टी नहीं, और सभी राजनेता अब जिस ढंग से अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, केवल अब सत्ता तक पहुंच बनाने के लिए उन जिन मुद्दों को या जिन बातों को उछालते हैं, जिस ढंग से वो जनता के बीच में ले जाकर अपनी बातों में जनता को एक तरह से बरगलाना कहेंगे, बरगलाते हैं, तो जनता चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी में या उस कसमकस में घिरी हुई है, उसकी महंगाई, उसकी बेरोजगारी, उसका जो एक रोज का रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, उसमें वो जिस ढंग से घिरा है उससे उबर नहीं पा रहा है। देश में विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है, शुरू से होता चला आ रहा है, और जो जो हम आगे जा रहे हैं विकास कहीं ना कहीं तेज रफ्तार हो रहा है। आपकी ये बिल्कुल सारी बातें सही हैं कि जनता लगातार महंगाई से घिरी हुई है, जनता लगातार गरीबी से परेशान है। लेकिन अगर जनता इतनी ज्यादा परेशान है तो जनता को तो देखिए 5 साल बाद एक मौका मिला, जनता को सामने आना चाहिए था, जनता को मतदान करने के लिए जाना चाहिए था, ताकि अगर सत्ता उनके अनुसार नहीं चल रही है, सत्ता अगर वो सुधार नहीं कर पा रही है, तो सत्ता को परिवर्तित करने के लिए ही सही जनता को तो बाहर आना चाहिए थे, लेकिन लोग तो बाहर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक कहा लोग जी आपने इसमें, लेकिन ध्यान दें, जनता परेशान हो चुकी है, ऊब चुकी है। 70 साल मतदान करने से 70 हाँ नहीं, मतदान करने से नहीं, 70 साल उसने लगभग एक पार्टी को, उसी के गठबंधन के से या उसका अकेले का बहुमत रहा, उसको सत्ता दिया उसने, और वो करती चली है हर चुनाव में। गरीबी हटाओ का नारा या आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे, उसमें लगभग सारी समस्याएं थी, लेकिन जनता कहीं दूर होती नहीं दिखी, जनता की परेशानियां। 2014 में मोदी जी आते हैं एक अवतार के रूप में, जिस ढंग से उनका प्रचंड एक लोकप्रियता बढ़ती है और जिस ढंग से उन्होंने वादे किए, जिस ढंग से सपने दिखाए कि एक एक करके सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, पल भर में आपको सब कुछ किया जाएगा, जैसा विपक्षी आरोप भी लगाते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है कि मोदी जी ने जिस ढंग से 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, ये समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएंगी, तो जनता को एक विश्वास हुआ था, जनता उसमें थोड़ा आकर्षित हुई थी, उसको लगा शायद अभी तक हमसे जो पार्टियां जुड़ी थी उतना नहीं कर पा रही थी, बीजेपी आई है, मोदी जी आए हैं, ये करेंगे। लेकिन 2014 में इसीलिए देखिए बीजेपी जो फर्श पे पड़ी हुई थी उसको अर्श पर ले गई पार्टी, जनता के वोटर्स जो हैं, और उसके बाद 2014 में दी, 5 साल कर रहा, उन्होंने काम किए, बहुत से काम किए, लेकिन जब 19 का चुनाव आया तो मोदी जी को ही और बीजेपी को ये कहना पड़ा कि अभी तो हम न्यू रखे हैं, अभी तो हमने कामों की एक संरचना बनाई है, शुरुआत की है, ये 5 साल मेरे उसमें कट गए, मुझको एक बार मौका और दीजिए। अगर याद हो तो अब फिर एक बार और मोदी सरकार का नारा लगा था पिछली बार, तो जनता ने उसको भी मौका दे दिया 2019 में। लेकिन 2024 का चुनाव आते आते चूंकि मोदी जी के द्वारा स्वयं या बीजेपी के द्वारा स्वयं कि हमने पूरी संरचना तैयार कर दी। जिस तरह से आपने यहाँ पर विश्लेषण पेश किया, हमारे साथ 2 मेहमान भी यहाँ पर अनिल जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ सुनील वाजपेयी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी टीएनपी न्यूज पे। साथ ही अमित तिवारी हैं मेरे साथ, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है अमित जी। सबसे पहले सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे साथ जिस तरह से हमारे न्यूज चैनल के वरिष्ठ संपादक हैं, इनका जो आकलन है कि जनता बहुत उत्साहित थी 2014 में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्साह बीजेपी को लेकर कम होता चला गया, और मतदान का जो प्रतिशत है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो 19 में अच्छा खासा था, लेकिन इस बार कम हुआ है। तो क्या ये रुझान धीरे धीरे जनता का लोकतंत्र के प्रति खत्म हो रहा है, या सत्ता परिवर्तन के प्रति अब उतना रुझान नहीं रह गया, या जो मुद्दे थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं बार बार 70 सालों से रिपीट हो रहे हैं और जनता को भी अंदर अंदर लगने लगा है कि भैया कुछ परिवर्तन नहीं होना है? आपको क्या लगता है? देखिए, जनता के मुद्दे तो पार्टी
उठा ही रही है। हम्म बशर्ते होता क्या है कि पक्ष और विपक्ष हम्म दो की अलग राय ये जनता के मन को कहीं बांटती है, हम्म और विपक्षी सत्ता को बांटने में तो आगे है ही। हम्म सुनील जी, आप तक मुझे मेरी जहां आवाज आ रही? तक- बोलिए हाँ जी, आ रही है। बोलिए। तो बस यही है कि धीरे धीरे ही सही हम्म वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ बढ़ेगा। हम्म तो कुछ आपको, कमियां हैं जो अभी दूर होना बाकी है, हाँ और उनको थोड़ा समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए फिर आपकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? वोटिंग परसेंटेज आप देख ही रहे हैं, हर तरीके का एडवर्टाइज, हर तरीके का विज्ञापन। सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश में कमी नहीं रख रही है। हाँ अब जनता आप जान ही रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में कहीं न कहीं बढ़ तो जाती ही है, हम्म और अपने विचार भी बदल देती है, हाँ क्योंकि आरोप झूठे हो या सच्चे यहाँ लगा दिए जाते हैं। हम्म और उन आरोपों का जब तक के खंडन होता नहीं तब तक के विचार वही रहते हैं। हाँ नहीं, अगर आरोप शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ झूठ ही होगा, क्योंकि अगर वो सच्चाई होगी तो वो तो फिर तारीफ बन गई ना आपकी। आरोप है तो मतलब झूठ ही है। और आपका इशारा क्या है कि मतलब आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष लगा रहा है या जनता लगा रही है? विपक्ष, जनता देखिए, जनता वोट करने के लिए बनी, हम्म जनता विचार जान के वोट करती है, हम्म विपक्षी आरोप लगाया करते हैं। ठीक है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। माना मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हाँ आज नहीं दी। क्या देश आज ही नौकरी पाके खत्म हो रहा है क्या? हम्म ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि इंतजार करना पड़ेगा जनता को, अगर वो अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम चाहती है। आलोक जी, मैं एक यहाँ पर छोटा सा रिएक्शन अमित जी से भी ले लेता हूँ, क्योंकि लगातार वो भी इंतजार कर रहे हैं। अमित जी, जिस तरह से इनका ये कहना है कि भाई विपक्ष झूठे आरोप लगाता है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, हम तो हालांकि काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में सिर्फ आरोप आपकी तरफ से लगाए जाते हैं या आप कभी कभी आईना भी दिखाते हैं? नहीं, हम तो ये कहते ही नहीं है। हम तो इन्हीं के मैनिफेस्टो पे, मान लीजिए कि विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि जो पार्टी 2014 और 2019 में अपनी घोषणा पत्र को लेके आई, वह अपनी घोषणा पत्र के जो मैनिफेस्टो था उसका जवाब जनता को दे दे। और अभी भाजपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि क्या अगर 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला है, इसके बगैर जीवन खत्म हो गया है। अरे आप साहब सोचिए और देखिए, जनता की नब्ज को टटोलिए कि बच्चों का क्या हाल है, युवाओं का क्या हाल है, उनकी दैनिक स्थिति क्या है। 10 बाई 10 के कमरों में बंद रह के सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो 8-8 बार पेपर लीक का सामना कर रहे हैं। उनकी क्या हसर है, उनकी जिंदगी को कभी सोच कर देखिए, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा। और ये शब्द शायद, ये जो आपके इतने बड़े मंच हैं, इस पर जो शब्द आपने कहे हैं, निश्चित तौर पर देश का युवा इनको सुन रहा है। विपक्ष तो बस इतना कह रहा है, हम तो कह रहे हैं कि आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया था, आपने नहीं दिया। आपने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था। दोगुना तो छोड़िए साहब, उनकी जो लागत कीमत है ना, उसको भी आपने बढ़ा करके रखा है। आप बताइए, एक बार खुद से बताइए, जिस दिन स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे करके झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं, उन्हीं के C2+50 के फॉर्मूले को ही तो लागू करने के लिए किसान, देश का किसान 2-2 बार धरना प्रदर्शन करता है, जिसमें 700 किसान शहीद होते हैं। और आप एक तरफ उनको देते हैं भारत रत्न देकर के झूठी वाही लूटते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का जो फार्मूला किसानों के लिए एमएसपी गारंटी का C2+50 का है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो फार्मूला लगे तो आप देखिएगा शुक्ला जी, ठीक है, आज इस समय प्रदेश में गेहूं का सीजन चल रहा है, और गेहूं प्रदेश में 2019 से ऊपर नहीं बिक रहा है। हाँ और अगर C2+50 का फार्मूला लगे हो अमित और जी, MSP की लीगल अमित गारंटी जी, का कानून हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको अमित जी, दूंगा सर, मैं आपको बता दूं, तो आज 3150 रुपए प्रति क्विंटल का रेट होगा। तो निश्चित तौर पर किसानों के पक्ष में जो MS स्वामीनाथन जी ने C2+50 का फार्मूला दिया था, उसे आप लागू करते, क्योंकि आप ठीक है, लेकिन ये जो C2 का फॉर्मूला है, आपको 18 साल बाद समझ में आया क्या? 2006 की बात है। बिल्कुल
आप जिस सीटू नहीं, फॉर्मूले का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो अच्छी तरह से याद है, ये साल 2006 में वहां पर बताया गया, नहीं, लेकिन मैं- सरकार मैं आपकी आपको- थी, उसके बाद मैं 8 साल जवाब सरकार नहीं आपकी देता रही। नहीं, मैं जवाब नहीं देता सर, मैं जवाब नहीं देता उसका कि मैं भी हम इस बात को मानते हैं, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में हम इस चीज को मानते हैं, हमसे किसी भी कालखंड में गलती हुई होगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम नहीं दे पाए होंगे, लेकिन हम इस बात को आपसे पूछना चाहते हैं कि हाँ। जिस एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, जिन्होंने एमएसपी की गारंटी देने के लिए पत्र लिखा था, और जब वो 10 साल सत्ता में रहते हैं तो वो किसानों के लिए क्यों खाते कटवाते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? ये कौन सा जनाधार की सरकार हुई आपकी? हाँ। तो किसान ये भी पूछेगा ना। ठीक है, अमित जी आपसे एक मैं सवाल हमारे अनिल मिश्र बोल संपादक रहा पूछना हूं। चाहते हैं। जी जी सर, जी सर। जी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार को अभी सिर्फ 10 साल हुए, आपने पूरे 56 साल राज किए थे। 56 साल में आप गरीबी नहीं मिटा पाए, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, देश की आधी से ज्यादा समस्याएं ज्यों की त्यों बनी है, बल्कि आप कहिए बढ़ गई। तो आप 10 साल में मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं, या बीजेपी सरकार से, कि आपके 56 साल के जो कार्य थे वो 10 साल में पूरे हो जाएं या उससे आगे निकल जाएं? वो तो फिर भी काफी गति से काम कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां की। घोषणा पत्र का आपने चर्चा किया, उन्होंने घोषणा पत्र में अपने आधे से ज्यादा किए वादे पूरे कर दिए। आप भी तो घोषणा पत्र लाते हैं, अगर आप याद करें तो 72-73 से आप गरीबी हटाओ 62 से आपने शुरू कर दिया था, और गरीबी बढ़ती चली गई, घटी नहीं। अमित जी, तो छोटा ये सा आरोप प्रत्यारोप क्या है? सर बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे सर की बात का कि आप देखिए कि हम कहते हैं नहीं किसी बात को, हम तो कहते हैं कि जो 10 साल पहले सत्ता में जिन मुद्दों को लेकर के आए थे, तब महंगाई आम जन के लिए कितनी थी और आज आम जन के लिए महंगाई कितनी है। आम जनता इस विषय को सोचती है और समझती है उसकी जीवन प्रतिष्ठा पर क्या सवाल उठे हैं, क्या समस्या उसको सामना करने पड़ रही है, युवा को क्या सामना करना पड़ रहा है, देश में कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट बेस चीजें चली गई। आप देखिए किसी भी स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर निरंतर एजेंसियां प्राइवेट सेक्टर को नहीं गई हैं, और यही कारण है कि जो निजीकरण का दौर है ना, जब 8,000 की नौकरी करने वाला यूपी पीएससी जैसे संस्थाओं के ये जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस होते हैं इनको मैनेज करेगा ना, तो वो निकाल करके भाग ही जाएगा। और 17 दिन पहले हरियाणा के मानेसर रिसोर्ट में भी रटवाए गई, क्योंकि उसे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है अमित जी, कोई जिस तरह से बात आप बातें आएगी तो बता उसकी रहे हैं, ये नौकरी तो चली बहुत ही जाएगी। हाहाकार की स्थिति मतलब देश में बनी हुई है। इसका जवाब देने के लिए सुधीर कुमार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद भाई साहब। अमित जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। इनका तो ये कहना है भैया पूरे देश की स्थिति बहुत ही खराब है, महंगाई देखे वो अपने चरम पर है, बेरोजगारी देखे अपने चरम पर है, गरीबी इस वक्त लगातार देश में रिकॉर्ड तोड़ रही है। आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि नहीं हम तो 400 पार छू लेंगे? अब आपको इनको जनता ने इनको जवाब दिया, तो आपने जवाब दिया। 56 साल इन्होंने राज किया, अगर इन्होंने इतना ही अच्छा किए होते तो हम आते क्यों? अपने तब इन्होंने जब पूरी जनता पूरा देश त्राही मची हुई थी, उसी इन्हीं की सत्ता की खलक के खिलाफ तो हम आए हैं। आज मोदी और योगी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। और देखो आप जन फैला देखो, कल वाराणसी के अंदर जो रोड शो था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके अंदर किस तरह से जनता उमड़ पड़ी। तो ये हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का अपने आप में ऐसा चेहरा है कि लोग उसके बिल्कुल डेवलपमेंट अपने आप बोल रहा है। डेवलपमेंट हुआ है तभी तो हमारे हैं। सुधीर जी, मैं अनिल मिश्र बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं देश प्रगति पे है, 56 साल उन्होंने राज किया, कुछ नहीं किया, आप आरोप लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस 56 साल में जिन समस्याओं को लेकर आपने आरोप लगाए और उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन किया और जनता ने आपको मौका दे दिया, 10 साल शासन भी किया आपने, चाहे वो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, हर समस्या बढ़ती चली गई, कम नहीं हुई। तो ये आपका कैसा मतलब रोड मैप है कि आप उस समस्याओं को बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे? जनता कहां पर है, क्या सोचे, आपको किस बात पर सपोर्ट करे? अभी आप जनता से आप जाके जाओ, 80 करोड़ जिनको अनाज फ्री मिल रहा है उनसे जाके पूछो। आप आयुष्मान कार्ड जिनके बने, जिनको 5 लाख तक का बीमा मिल रहा है, उनसे जाके आप पूछिए। कभी का जवाब देंगे उस गरीब की चिंता इस सरकार ने की है। जो अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उसके लिए उसकी जो चिंता कर रही है वो मोदी सरकार कर रही है। और आज वही इसीलिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, देश की जनता के बारे में सोचा है, गरीबी से लोग उठे हैं। आज जीडीपी हमारी कहाँ आई है, ये सब आपके सामने है, सब कुछ है। इस पे छोटा अमित जी सहमत नहीं है क्या? कुछ है सर? नहीं सर, मैं बहुत छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि जिस आयुष्मान की बात करते हैं, एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी और पूरे इनका शीर्ष नेतृत्व और साहब शहंशाह सब मिलकर के इस चीज को कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और जहां बच्चे ज्यादा हैं उन पर निजी टिप्पणियां भी करते हैं। और इन्होंने आयुष्मान में 6 यूनिट वाला जो एक कंडीशन लगाया है, बताइए जिसके घर में आलोक जी हमारे और आपके घर में अगर 6 लोग ना हो तो हम लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। आप बताइए जिसके घर में 6 कैंडिडेट नहीं होंगे, 6 यूनिट नहीं होंगे, लोग 6 लोग नहीं होंगे, बताओ क्या उनको स्वास्थ्य के लिए सड़क पर भटकना पड़ेगा? वो अपने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ देंगे। जिनके दो लोग और 2 बच्चे होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो जनता तो ये भी जानना चाहती है ना कि ये तो बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है ना। देखिए अब अमित जी यही तो बातें हैं। नहीं सुनिए ना, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो क्या उसको अस्पताल रोक देगा क्या गेट पे कि भैया तुम गेट के अंदर नहीं आ सकते सरकारी अस्पताल में? आप बताइए ना, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम प्रदेश की सरकारों ने या केंद्र की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है क्या कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं तो आप अस्पताल के गेट पे आप रोक दिए जाएंगे? मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं। आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा ना बस केवल। सर देखिए सर, जब स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है, जिस 5 लाख आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं उसको प्रत्येक जन के लिए क्यों नहीं खोले? क्या आयुष्मान कार्ड जो भारत का एक कार्ड है, अगर भारत सरकार ये स्कीम को चला रही है तो क्या वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए? अब ये दोनों बातें अलग हो गई ना। देखिए यही तो दोनों बातें अलग हो गई ना। एक तरफ आप बोल रहे थे कि अगर आदमी मर जाएगा तो भी उसके प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। पहले आपने ये कहा ना जिसके पास पैसा नहीं, आज इलाज कितना हाँ ठीक है अच्छा ठीक है। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नहीं सरकार की तमाम योजनाएं विफल हो गई। मैं आपसे एक छोटा सा और बहुत ही सीधा सा मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि जब आपने सत्ता संभाली, मैं नेहरू युग से ही आपको याद दिलाऊंगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल आप लाए पंचवर्षीय योजनाओं में। आपकी पहली योजना बहुत ही सफल रही, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना आते आते वो तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा असफल रही। कई पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की, आपकी सरकारें रहीं। तो क्या सफलता असफलता पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से ये लोकतंत्र में अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि नहीं कौन सी सरकार बिल्कुल बेकार हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मैं बताऊं आपको, हम कांग्रेस पार्टी ने 56 साल शासन किया, जिसमें जब 2014 में सत्ता थी तब हमारा जो गैस का सिलेंडर था 350 से 400 में था। और इनकी उपलब्धि क्या है कि विगत 10 वर्षों में उसी सब्सिडी को खत्म करके इन्होंने सिलेंडर को 1100 रुपए पर सिलेंडर किया। आप बताइए क्या इससे आम जनता प्रभावित नहीं होती है? हाँ, होती है, कोई इनकार नहीं करेगा, होती है, बिल्कुल होती है सर। समझिए जब 2014 में जब किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा, 2014 से आज तक किसान के द्वारा यूज की जाने वाली हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक चीज 3 गुना रेट पर पहुंची है, जबकि उसके अन्न की कीमत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। मतलब कहीं 1 गुना उपलब्धि ये है अमित जी, देखिए उपलब्धि ये है कि जब 300 रुपए मूल्य का सिलेंडर 2014 में बिक रहा था तो पूरी बीजेपी ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर लिया अपने संगठन के दम पर कि भैया महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और गरीब खाना नहीं खा सकता है। आज 1100 रुपए होने पर भी आप वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, ये उपलब्धि बीजेपी की है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आंदोलन है। आंदोलन के अपने तौर तरीके हैं। मीडिया इसे किस प्रकार से दिखाना चाहता है, पूरा कारपोरेट और पूरी गोदिया मीडिया को खरीदने वाली भाजपा, ठीक है, या बिल्कुल कह ही नहीं सकती जो विपक्ष को कभी टीआरपी ना दे, विपक्ष के कभी और जनता के कभी मुद्दों को ना उठाए, तो मैं मान ही नहीं सकता। आप देखेंगे इस आम चुनाव के बाद देश का जो परिणाम निकल करके आएगा वो निश्चित तौर पर यह तय करेगा कि आम जन की आवश्यकताएं, युवाओं की समस्याएं, किसानों की समस्याएं कल भी सुधीर जी अब मैं ठीक है पूछ लेता हूं, मैं आपका ही सवाल पूछ लेता हूं। सुधीर जी, इनका ये कहना है कि लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है उसके पीछे सिर्फ मीडिया का हाथ है, जो सोशल मीडिया है उसका हाथ है, बाकी काम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं जिसके चलते आप लोग फेमस हो रहे हैं। अभी आपकी बात को अभी आपने कहा कि 300 रुपए का सिलेंडर मिलता है। पहली बात तो 300 रुपए का सिलेंडर कैसे मिलता था आपको पता? 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी और अब वहां आदमी पूरा दिन लगता था। एक दिन की दिहाड़ी जो 500 रुपए कमाने वाला उसको अगर पता चला पूरे दिन लाइन में लगा और उसको सिलेंडर नहीं मिला, ब्लैक मेलिंग होती थी। रही बात उसकी, अभी आपने बात की जन आंदोलन की, जन आंदोलन तब जनता का सहयोग मिलता है। अब हमें जनता का सहयोग इनके साथ है नहीं, जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। तो कोई भी आंदोलन खड़ा करने में जब भी जनता इनके साथ है ही नहीं, जनता ने नकार रही है। ठीक है अनिल जी, जिस तरह से देखिए यहाँ पर अमित जी ने भी अपनी बात रखी, सुधीर जी ने भी अपनी बात रखी, क्या किसी भी संगठन के लिए सिर्फ ये कहकर चर्चा से बिल्कुल अलग हो जाना कि नहीं भाई सोशल मीडिया में हमारी कोई नहीं सुनना,
जो मीडिया है वो लगातार सरकार के पक्ष में है, क्या इससे किसी संगठन की मजबूती आगे बहुत बड़ी हो सकती है? या क्या कांग्रेस को या जो इंडिया खेमे के तमाम दल हैं उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं, संगठन के स्तर पर भी हमको काम करना चाहिए, जनता के साथ और बेहतर कनेक्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को हमको जमीनी स्तर पर उठाना चाहिए जिससे जनता ये सोचे कि नहीं कांग्रेस, क्योंकि देखिए आज भी बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, अगर देखा जाए कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जो ढांचा है वो सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा मजबूत है, तो क्या संगठन के स्तर पर विपक्षी दलों को काम करने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल आलोक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो विपक्षियों को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आज भी विपक्षी, खासकर कांग्रेस जिसका आपने नाम लिया, जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इनकी जो स्थिति थी देश में, अगर आप 25 साल पहले चले जाएं तो पूरे देश में एक ही पार्टी जानी जाती थी, कांग्रेस। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय थीं, टुकड़ों टुकड़ों में थी। आज जिस बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, ये भी 2-4 स्टेट तक बहुत लिमिटेड थी और बहुत कम परसेंटेज में वोट मिला करता था। तो ये अब विपक्षी अभी इस चीज को पचा नहीं पा रहे, अभी विपक्षी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी ने मेहनत की, सड़क पर भी घरों घरों तक पहुंच बनाया और वो जनता से सीधे कनेक्ट हुई, जनता के दिलों तक घुसी है, तब आज बीजेपी यहां तक पहुंची है। लेकिन विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस आज भी अपने उसी रवैये पे, उसी डर्रे पे बंद एसी कमरों में बैठे हुए हैं और वहां से उनका ये लगता है कि हम यहां से बयानबाजी कर देंगे या स्टेटमेंट दे देंगे और वहां से जनता हमारी बातों में आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आलोक यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये सभी राजनीतिक पार्टियां जितने हमारे साथ प्रवक्ता नेता जुड़े हुए हैं, ये या अन्य, आप देखें ये जो हम लोग जहां से बात शुरू की, वोट परसेंटेज लगातार गिरता क्यों जा रहा है, जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास क्यों खत्म सा होता जा रहा है, उसका कारण यही है कि सारे नेता आरोप प्रत्यारोप में है, लेकिन इनकी सच्चाई देखिए तो सब एक ही, वही कहा जाता है ना कि एक ही उसमें हमाम में ये देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो अपना एक रवैया है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। ये कुर्सी तक पहुंच बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वादा कर सकते हैं, किसी भी तरह के सपने दिखा सकते हैं। मैं उसमें बार बार कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियां, इवन कि आज जो सरकार सत्ता पक्ष है, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, वो भी उसमें शामिल है। लेकिन जनता वो त्राहिमाम है, जनता त्राहिमाम है, जिसके कारण चूंकि उसने 56 साल कांग्रेस को देखा, बीच में कुछ गठबंधन बने थे, अगर आपको याद हो 1989 में राजा नहीं फकीर है, बीपी सिंह की सरकार, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, 1.5 साल पूरे देश में किस तरह तूफान मचा हुआ था। 77 से इसकी शुरुआत हुई थी जब जयप्रकाश नारायण आए थे, और किस तरह से मतलब चीजें बदली, लेकिन जनता हर जगह ठगी गई है। तो जनता का आज जो एक वो मूड कह लें या उसका जो अपना विश्वास है कि ये पार्टियां, ये नेता सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, जनता के बारे में इनका कुछ नहीं सोचना, जिसके कारण ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि जनता का वोटिंग के प्रति या इस चुनाव के प्रति दिनों दिन विश्वास कम होता जा रहा है। वो अलग बात है, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को या जो उनके वोटर्स हैं उनको किसी तरह पटा के, फुसला के ले जाके वोट डलवा दे रहे हैं, 60% 65% तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो 35% ज्यादा लोग वोट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपका साफ तौर पर यह कहना है कि लोग मुद्दों से ज्यादा तरजीह शायद उस कैंपेन को दे रहे हैं कि जब बोल दिया जाता है कि भाई पहले आपको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है, तो लोग इसके चलते चले जाते हैं कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमको वोट डालना है, बाकी वो परिवर्तन कुछ देखकर या सोचकर नहीं जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना विश्वास नहीं बन रहा। वो मैंने बोला ना 56 साल उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, बीच में कुछ साल उन्होंने गठबंधन की सरकारों को देखा और पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार। ठीक है, अब हम चर्चा को थोड़ा सा और केंद्रित करते हैं। पूरे देश की चर्चा हो गई, सियासी आंकड़ों का जिक्र हो गया, अब एक बार हम काशी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल आपने विहंगम तस्वीरें काशी से देखी थी, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, एक लंबा रोड शो किया था, तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी सत्ता की धुरी बन चुकी है। सियासत की हॉट सीट 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लकी सीट बनी हुई है। 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव, जब जब पीएम मोदी ने चुनावी समर में काशी की तरफ कूच किया, तब तब सियासत की हवाएं एकदम से बदली सी नजर आने लगी। दरअसल जिस दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर जाता है, उसी यूपी के पूरब में है काशी, यानी वाराणसी, यानी बनारस, जो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भी कहा जाता है। यानी भोलेनाथ की इस नगरी ने जो तय कर दिया, समझो वही हो गया। एक जमाने में काशी ने कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन अब काशी का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। काशी को हिंदुत्व का ऐसा गढ़ माना जाता है जिसका असर पूर्वांचल की कई सीटों पर देखा जाता है। साल 2009 में यह सीट तब वीवीआईपी सीटों में शुमार होने लगी जब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बीएसपी के टिकट पर लड़ रहे मुख्तार अंसारी को हरा दिया था।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार फिर यहां से नामांकन दाखिल किया है और इस बार काशी का इंपैक्ट पूर्वांचल की सीटों पर कितना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। अब हम तमाम मेहमानों से इस पर भी रिएक्शन लेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर काशी के दिमाग में क्या है, काशी के मूड में क्या है, काशी के मन में क्या है। वहीं वाराणसी का एक बार हम नंबर गेम आपको समझा देते हैं कि वाराणसी लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं और वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, रोहणिया और सेवापुरी। इसके साथ ही 1957 के बाद 7 बार बीजेपी यहां पर जीती है। कांग्रेस के खाते में 6 बार वाराणसी की सीट गई है। 1991 के बाद सिर्फ एक बार 2004 में कांग्रेस यहां से जीती थी। और आपको बताएं कि उसी को मिलाकर 6 बार वाराणसी सीट से कांग्रेस जीत पाई है। 1991 में सिर्फ एक बार, 2004 में इसके बाद कांग्रेस जीती, उसके बाद से 9 से ही अगर आप काउंट करेंगे तो लगातार बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। और 2009 से चुनाव बीजेपी जीतती आई है और इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार काशी की जनता के मन में आखिर क्या कुछ है। जिस तरह से यहां पर वोट बैंक का जिक्र करें तो निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण, वैश्य और कुर्मी मतदाता हैं। तकरीबन 3 लाख वैश्य हैं, 2.5 लाख कुर्मी हैं और इसके साथ ही यहां पर 2.5 लाख ब्राह्मण भी हैं। मतलब